ऑफ 1857 1857 का विद्रोह। हाँ जी, अब सभी डिवाइस में क्लास चल रही है, प्लीज एक बार कंफर्म कीजिए जरा। सभी की क्लास में, सभी की क्लास चल रही है, जल्दी से बता दीजिए भाई। सभी की डिवाइस में लाइव है क्लास या कहीं दिक्कत है अभी भी? चलिए शुरू करते हैं पढ़ना द रिवोल्ट ऑफ 1857 1857 का विद्रोह। दोस्तों आप जानते हैं कि अगर हम भारत में ब्रिटिश सत्ता की बात करें और ब्रिटिश शासन की बात करें तो उसकी शुरुआत प्लासी के युद्ध से होती है। सही मायनों में आप जानते हैं कि जब प्लासी के युद्ध में रॉबर्ट क्लाइव के द्वारा बंगाल के नवाब सिराज द्वारा पराजित किया गया तो यहीं से अंग्रेजों का डोमिनेंस, यहीं से अंग्रेजों की सत्ता भारत में शुरू हुई। उसके बाद निर्णायक युद्ध 1764 में जब बक्सर की लड़ाई लड़ी गई तो बक्सर का युद्ध जीतने के बाद पूरे बिहार, बंगाल और उड़ीसा की जो दीवानी के अधिकार थे वो किसके हाथों में आ गए? अंग्रेजों के हाथों में, ब्रिटिश इंडिया कंपनी के हाथों में। हाँ 2 मिनट रुकिए भाई, मेरे पास स्क्रीन पे जो कमेंट्स आ रहे हैं ना वो आप लोगों के नहीं आ रहे, किसी और के आ रहे हैं। एक मिनट रुकिए। अब मुझे समझ में आया कि यहाँ से क्लास बिल्कुल ठीक चल रही थी लेकिन मेरे पास किसी और ऐसे कमेंट लग गए हैं, उस चक्कर में आप लोगों से बातचीत नहीं हो पा रही। हाँ मैं कह रहा था कि 1857 की क्रांति आप कह सकते हैं कि अंग्रेजों ने जो यहाँ पर लगभग 100 साल तक भारतीयों का राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक और धार्मिक रूप से शोषण किया, शायद ये उसी का आउटकम था, शायद ये उसी का नतीजा था। 1757 में आप कह सकते हैं कि प्लासी के युद्ध के बाद अंग्रेजों की हुकूमत और अंग्रेजों की सत्ता भारत में मजबूत होनी शुरू हुई, उसकी शुरुआत हुई और देखते ही देखते अंग्रेजों ने राजनीतिक तौर पर, आर्थिक तौर पर, सामाजिक तौर पर, धार्मिक तौर पर हर तरीके से हमारा शोषण किया, लेकिन हमने सब्र फिर भी पाले रखा। लेकिन सब्र कब तक रखते हैं, इस सब्र का बांध टूटा और उस सब्र का बांध टूटते ही जो बाढ़ आई, दैट इज नोन एज द रिवोल्ट ऑफ 1857, उसी को क्या कहा जाता है? 1857 का विद्रोह और द रिवोल्ट ऑफ 1857। क्लियर हुई बात? तो कहने का मतलब दोस्तों 1857 की क्रांति एक सैनिक विद्रोह था, आर्मी रिवोल्ट जो कि भारतीयों ने अंग्रेजों को भारत से बाहर निकालने के लिए एक साथ मिलकर किया था, लेकिन ऐसे कई सारे फैक्टर्स और कारण थे जिसकी वजह से ये पूरी तरीके से फेल हो गया, विफल हो गया। लेकिन क्या था 1857 का विद्रोह, इसी के बारे में हम पढ़ेंगे और जानेंगे। सबसे पहली चीज ध्यान रखेंगे, आपसे पूछेंगे व्हाट वाज द सिंबल ऑफ दैट रिवोल्ट, इस विद्रोह का चिन्ह क्या था? तो ध्यान रखेंगे कमल और रोटी, अ लोटस एंड अ ब्रेड, कमल और रोटी 1857 के विद्रोह का चिन्ह था। और ध्यान रखेंगे इस विद्रोह की शुरुआत कब हुई थी? इस विद्रोह की शुरुआत 10 मई 1857 को हुई थी। दूसरा सवाल बनेगा हु मेड द स्ट्रेटजी फॉर दैट रिवोल्ट, इस विद्रोह के लिए रणनीति बनाने का कार्य किसने किया था? हु मेड द स्ट्रेटजी फॉर दैट रिवोल्ट, इस विद्रोह के लिए, इस रिवोल्ट के लिए रणनीति बनाने का काम दो लोगों ने किया जिनके नाम थे, पहला नाम याद रखेंगे रणजीत बाबू और दूसरा अजीमुल्लाह खान। इन्हीं दोनों ने लंदन में जाकर रणनीति बनाई कि हम अंग्रेजों के खिलाफ मिलकर विद्रोह करेंगे, जिसकी शुरुआत 31 मई 1857 को होगी। कहने का मतलब विद्रोह करने की जो तिथि निर्धारित की गई थी वो 31 मई थी, लेकिन इस विद्रोह को 20 दिन पहले 10 मई से ही शुरू कर दिया गया, जो कि इसके फेल होने का, विफल होने का एक अति महत्वपूर्ण रीजन या कारण बना। समझ गए बात? अगला सवाल आपसे पूछेंगे कि भारत में सबसे पहला सैनिक विद्रोह कब हुआ था? ये एसएससी में पूछा गया क्वेश्चन है। तो ध्यान रखिए फर्स्ट आर्मी रिवोल्ट इन इंडिया, भारत में सबसे पहला सैनिक विद्रोह 1806 ईस्वी में तमिलनाडु के वेल्लोर में हुआ था। ये भारत में होने वाला सबसे पहला सैनिक विद्रोह, सबसे पहला आर्मी रिवोल्ट माना जाता है। क्यों माना जाता है भाई? 1806 से पहले जो ब्रिटिश आर्मी में भारतीय सैनिक हुआ करते थे वो सर ऊपर पगड़ी पहना करते थे, आप जानते हैं कि भाई पगड़ी ही भारतीयों का पौराणिक परिधान हुआ करता था सर पर पहनने के लिए। लेकिन 1806 में ब्रिटिश आर्मी ने भारतीय सैनिकों के लिए, इंडियन सोल्जर्स के लिए पगड़ी के स्थान पर कुछ हैट्स इंप्लीमेंट किए जो कि लेदर के बने थे, और उन हैट्स का जो लेदर था वो भी गाय और सुअर की सर्विस बना था। उन हैट्स को, उन लेदर हैट्स को पहनने से भारतीय सैनिकों के द्वारा मना कर दिया गया था तमिलनाडु के वेल्लोर नामक स्थान पर 1806 में, व्हिच इज कंसीडर्ड एज फर्स्ट आर्मी रिवोल्ट इन इंडिया। इसी को भारत में सबसे पहला सैनिक विद्रोह माना जाता है। जब 1857 का विद्रोह हुआ, हु वाज प्राइम मिनिस्टर ऑफ ब्रिटेन दैट टाइम, उस समय ब्रिटेन का प्रधानमंत्री कौन था? तो लिखेंगे ही वाज पामस्टन। जिस समय 1857 की क्रांति हुई थी उस समय ब्रिटेन का प्राइम मिनिस्टर, ब्रिटेन का प्रधानमंत्री पामस्टन हुआ करता था। आपसे पूछेंगे हु वाज गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया दैट टाइम, उस समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? तो ध्यान रखेंगे ये लॉर्ड कैनिंग के समय में हुआ था, उस समय भारत का गवर्नर जनरल लॉर्ड कैनिंग था। आपसे पूछेंगे हु वाज ब्रिटिश क्राउन दैट टाइम, उस समय ब्रिटिश मोनार्क कौन था या ब्रिटेन का ताज किसके पास था? तो क्वीन विक्टोरिया, महारानी विक्टोरिया के कार्यकाल में ही 1857 की क्रांति हुई थी। हु वाज मुगल एम्परर दैट टाइम, उस समय भारत का मुगल बादशाह था द लास्ट मुगल एम्परर बहादुर शाह जफर, उस समय भारत का मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर था। और ध्यान रखेंगे बहादुर शाह जफर का ही सेनापति, आर्मी चीफ हुआ करता था बख्त खान। मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर का सेनापति या मुगलों का या मुगल सेनापति उस समय था बख्त खान। आपसे पूछेंगे हु वाज ब्रिटिश आर्मी चीफ दैट टाइम, तो ध्यान रखेंगे 1857 की क्रांति शुरू होने से पहले ब्रिटिश आर्मी चीफ था जॉर्ज एनिसन, लेकिन विद्रोह शुरू होते ही जॉर्ज एनिसन के स्थान पर नियुक्त किया गया कॉलिन कैम्बल को। जॉर्ज एनिसन के स्थान पर आया कॉलिन कैम्बल। कॉलिन कैम्बल नोट कर लीजिए ये सारे के सारे, ये सर आपके एरिया में तो बीजेपी की तरफ है, हमारे एरिया में हमेशा ही बीजेपी की तरफ होती है। पिछली 2 बार जनरल लीग से यहाँ के एमपी थे, उससे पहले ये राजनाथ सिंह की पक्की सीट हुआ करती थी गाजियाबाद। सर एसएससी का मतलब एसएससी सीजीएल, एसएससी का मतलब स्टाफ सिलेक्शन कमीशन, जिसके अंतर्गत कई सारे एग्जाम आते हैं, एसएससी सीजीएल, एसएससी एचएसएल, एमटीएस, जीडी, स्टेनोग्राफर, ये सब एसएससी सीपीओ। क्लियर हुई बात? क्योंकि 1857 की क्रांति एक महत्वपूर्ण घटना थी, इसलिए 1857 की क्रांति पर कई फेमस बुक्स, कई प्रसिद्ध पुस्तकें भी
लिखी गई। जैसे कुछ याद रखेंगे, सबसे पहली बुक का नाम है 1857 जिसको लिखा था एस एन सेन ने ऑन द रिक्वेस्ट ऑफ इंडियन गवर्नमेंट या भारतीय सरकार के आग्रह पर। आप कह सकते हैं कि 1857 की क्रांति पर पुस्तक लिखने वाले सरकारी लेखक गवर्नमेंट राइटर कौन थे? एस एन सेन। एस एन सेन के ही द्वारा लिखी गई थी पुस्तक 1857। इसके बाद अगली पुस्तक लिखेंगे द इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस जिसको लिखा वी डी सावरकर ने या वीर सावरकर ने। वी डी सावरकर या वीर सावरकर के द्वारा लिखी गई द इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस। अगली पुस्तक का नाम लिखेंगे द सेपॉय म्यूटिनी एंड द रिबेलियन ऑफ 1857। द सेपॉय म्यूटिनी एंड द रिबेलियन ऑफ 1857 जिसे लिखा आर सी मजूमदार ने। इसे आर सी मजूमदार के द्वारा लिखा गया और ये पुस्तक बड़ी फेमस है, पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया जिसको लिखा था दादा भाई नौरोजी ने। दादा भाई नौरोजी के द्वारा लिखी गई पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया। एक याद रखेंगे द ग्रेट रिबेलियन जो लिखी गई अशोक मेहता के द्वारा। ये कुछ प्रमुख पुस्तकें हैं जो 1857 की क्रांति पर लिखी गई है। अब हम बात करते हैं दोस्तों उन रीजन के बारे में, उन कारणों के बारे में जिसकी वजह से 1857 की क्रांति हुई। वैसे तो आप सब लोग जानते हैं कि चर्बी युक्त कारतूस या चर्बी युक्त कारतूसों के खून की जो घटना थी उसी की वजह से 1857 की क्रांति शुरू हुई थी। बिल्कुल सही बात है। द इमीडिएट कॉज या अगर हम इस विद्रोह के होने के तत्कालिक कारण के बारे में बात करें, इमीडिएट कॉज के बारे में बात करें तो डेफिनेटली वही घटना थी। लेकिन क्या वाकई में 1857 की क्रांति का कारण वही था? भाई इसके पीछे तो कई सारे राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक और धार्मिक कारण थे जिसमें से चलिए हम बात करते हैं सबसे पहले पॉलिटिकल रीजंस की। राजनीतिक कारण 1857 की क्रांति होने के पीछे पॉलिटिकल रीजन या राजनीतिक कारण क्या था? सबसे पहले तो ध्यान रखेंगे लॉर्ड वेलेस्ली का कार्यकाल। दोस्तों आप जानते हैं कि बंगाल का गवर्नर जनरल हुआ करता था लॉर्ड वेलेस्ली। और अगर हम लॉर्ड वेलेस्ली की बात करें तो आप जानते हैं कि लॉर्ड वेलेस्ली वही व्यक्ति था जो भारत में सब्सिडरी अलायंस या सहायक संधि लेकर आया था। अगर भारत में सहायक संधि की बात करें तो उसे लेकर आने वाला ही कौन था? लॉर्ड वेलेस्ली। 1798 से लेकर 1805 ईस्वी तक बंगाल का गवर्नर जनरल रहा लॉर्ड वेलेस्ली। ही वाज गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल। ये बंगाल का गवर्नर जनरल रहा और ध्यान रखेंगे ही अप्लाइड और ही स्टार्टेड सब्सिडरी अलायंस इन इंडिया। इसने भारत में सहायक संधि की शुरुआत की। और मैंने आपको बताया था कि भारत के कमजोर राजाओं को सैन्य मदद के बदले या सैन्य मदद देने के बदले उनसे रेवेन्यू का एक बड़ा भाग लेना ही सहायक संधि कहलाता था, सब्सिडरी अलायंस कहलाता था। और हमने पढ़ा भी है कि सहायक संधि को स्वीकार करने वाला सबसे पहला राज्य हैदराबाद था। हैदराबाद के निजामों ने सबसे पहले लॉर्ड वेलेस्ली की सहायक संधि को स्वीकार किया था। सहायक संधि करने से राजाओं को ये नुकसान हुआ कि अंग्रेज भारत के स्थानीय राजाओं को कमजोर राजाओं को वापस मिला करते थे और जब वापस मिला करते थे तो सैन्य मदद के नाम पर सैन्य मदद देकर उनसे उनका राजस्व का एक बड़ा भाग खुद वसूल कर लेते थे अंग्रेज। कहने का मतलब भारत में फूट डालो और शासन करो की नीति एक बहुत ही बड़ा राजनीतिक कारण थी जिसकी वजह से हम लोगों के अंदर आक्रोश जागृत हुआ, हम लोगों के अंदर अंग्रेजों के लिए असंतोष पैदा हुआ। और सिर्फ इतना ही नहीं, लॉर्ड वेलेस्ली के साथ साथ भारत का गवर्नर जनरल बनकर आया लॉर्ड डलहौजी। और आप जानते होंगे कि जो लॉर्ड डलहौजी था ये 1848 से लेकर 1856 तक भारत का गवर्नर जनरल रहा। 1848 से लेकर 1856 तक भारत का गवर्नर जनरल लॉर्ड डलहौजी रहा। ही वाज गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया और इसीलिए भारत में हड़प की नीति चलाई जिसे कहा जाता था डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स। इसीलिए भारत में डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स या हड़प की नीति चलाई। और आप जानते हैं कि डलहौजी ने अपनी हड़प की नीति के तहत भारत के कई सारे प्रांतों को जबरन हड़प कर ब्रिटिश साम्राज्य में मिला लिया। इतिहासकार कहते हैं कि जो बीज भारत में बोकर गया था, ऐसा कहा जाता है कि भारत में जो बीज लॉर्ड डलहौजी बोकर गया था उसकी फसल आकर काटी या काटनी पड़ी लॉर्ड कैनिंग को, क्योंकि राजनीतिक असंतोष का सबसे बड़ा कारण लॉर्ड डलहौजी बना। लेकिन 1857 की क्रांति का सामना किसे करना पड़ा? कैनिंग को करना पड़ा। तो ध्यान रखेंगे हड़प की नीति के तहत हड़पा गया सबसे पहला प्रांत महाराष्ट्र का सतारा था और सबसे आखिरी अवध। और सबसे ज्यादा बवाल भी कहां पर हुआ? अवध। अवध का अंतिम बाजी शाह अवध में शासन किया जाता था जिस पर झूठे कुशासन के आरोप लगाकर लॉर्ड डलहौजी ने अवध को हड़पकर 1856 में ब्रिटिश सरकार या ब्रिटिश साम्राज्य में लाया। ये हमारे पढ़ चुके हैं, हमने अवध पढ़ा था। अवध की जनता सबसे ज्यादा आक्रोशित, सबसे ज्यादा नाराज, गुस्सा हुई अंग्रेजों से, क्योंकि वो बाजी शाह के शासन से बेहद संतुष्ट थी लेकिन उस पर झूठे कुशासन के आरोप लगाए गए थे। और क्योंकि झूठे कुशासन के आरोप लगाए गए थे इसलिए जब 1857 की क्रांति हुई तो सबसे ज्यादा लोग इस क्रांति में कूदे कहां से? अवध से, जो कि एक बड़ा राजनीतिक कारण था इस विद्रोह के होने का। अगर हम सोशल रीजन की बात करें, अगर हम राजनीतिक कारण की बात करें, सॉरी सामाजिक कारण की अगर हम बात करें तो ध्यान रखेंगे अंग्रेज भारतीय समाज में सुधार करने के लिए लॉर्ड डलहौजी 1856 में एक बिल लेकर आया था जो कहलाता था विडो रिमैरिज बिल। विडो रिमैरिज बिल या विधवा पुनर्विवाह विधेयक। लॉर्ड डलहौजी भारतीय समाज में सुधार करने के लिए विडो रिमैरिज बिल लेकर आया या विधवा पुनर्विवाह विधेयक लेकर आया। और ध्यान रखेंगे इस विधेयक में भारतीय समाज में एक सुधार, एक रिफॉर्म करना था कि अब भारत में जो विधवाएं हैं, जो विधवा महिलाएं हैं वो भी रिमैरिज कर सकेंगी, वो भी पुनर्विवाह कर सकेंगी। हालांकि ये बिल डलहौजी ने पेश किया था, इस बात की आलोचना हुई और लोगों ने कहा, भारतीयों ने कहा कि अंग्रेज आर्थिक और राजनीतिक तौर पर जितना मर्जी शोषण करें लेकिन अगर वो हमारे सामाजिक रीति रिवाजों के बीच में आएंगे तो हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। ये एक बड़ा सामाजिक कारण बना था 1857 की क्रांति होने के लोगों के अंदर अंग्रेजों के प्रति घृणा और आक्रोश भरने का। आपसे पूछेंगे कि बताइए विधवा पुनर्विवाह विधेयक का सबने विरोध किया था, वो कौन थे जिसका स्वागत कर रहे थे? ये ईश्वर चंद्र विद्यासागर जो भारत के महान समाज सुधारक हुए हैं। ये बिल था डलहौजी के समय में 1856 में, लेकिन 1856 में डलहौजी वापस लौटा। और ध्यान रखेंगे ये 1856 में पास होकर एक्ट बना, अधिनियम बना कैनिंग के समय। और कैनिंग के समय से ही भारत में विधवा पुनर्विवाह की शुरुआत हुई। भारत में सबसे पहला विधवा पुनर्विवाह 1856 में ही कलकत्ता में हुआ था। इसके अलावा अगर हम आर्थिक कारणों के बारे में बात करें तो ध्यान रखेंगे जो ब्रिटिश आर्मी में भारतीय सैनिक हुआ करते थे उन्हें सूबेदार से ऊपर प्रमोट नहीं किया जाता था, उन्हें कम वेतन दिया जाता था, उनके साथ डिस्क्रिमिनेशन या भेदभाव किया जाता था। ऊपर से डलहौजी ने मुंबई में एक कमीशन का गठन किया जिसे इनाम कमीशन कहा गया, जिसके तहत हजारों लोगों की जागीरों को सिर्फ अवैध तरीके से इसलिए हड़प लिया गया क्योंकि जिनकी वो जागीरें थी उनके कोई उत्तराधिकारी नहीं थे। कहने का मतलब चारों तरफ अब अंग्रेजों के शोषण और अंग्रेजों की प्रताड़ना करने की अति हो चुकी थी। लेकिन फिर एक ऐसा रीजन सामने आया जिसकी वजह से लोग इतने ज्यादा आक्रोशित हुए कि उन्होंने अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह करने की ठान ली। दोस्तों आप जानते हैं कि 1813 ईस्वी में ही भारत में ईसाई मिशनरियों का आगमन हो चुका था, क्रिश्चियन मिशनरीज राइट दिया। और ये वो ईसाई मिशनरियां थी, ये वो ईसाइयों का ग्रुप था जिन्हें भारत में ईसाई धर्म का प्रचार करने की परमिशन दी थी। ये लोग भारत में ईसाई धर्म का प्रचार किया करते थे, उन्होंने भारतीय शिक्षा में बाइबल पढ़ना अनिवार्य कर दिया था। लेकिन जब डलहौजी आया तो डलहौजी के समय में भारी संख्या में लोगों को ईसाई बनाया जाने लगा और डलहौजी ने नियम बनाया कि जो लोग ईसाई धर्म अपनाएंगे और ईसाई बनेंगे उनके कर्ज माफ कर दिए जाएंगे, उनके लगान माफ कर दिए जाएंगे, उन्हें अंग्रेजों की तरफ से सरकार की तरफ से आर्थिक मदद दी जाएगी, उनके घरों में सरकारी नौकरियां दी जाएंगी। लेकिन है ना, लेकिन जो लोग ईसाई नहीं बनेंगे, जो लोग ईसाई धर्म नहीं अपनाएंगे, स्वाभाविक सी बात है उन्हें दोगुना लगान देना होगा। अब भारतीयों के सर का बांध टूट चुका था क्योंकि भाई स्वाभाविक सी बात है, अब भारतीयों के सर का बांध टूट चुका था क्योंकि हमारा ये कहना था कि अंग्रेज राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक तौर पर हमारा जितना मर्जी शोषण करें एक बार को वो भी एक्सेप्टेबल है, लेकिन अगर अंग्रेज हमारे धार्मिक मामलों में इंटरफेयर करेंगे तो ये बिल्कुल बर्दाश्त के बाहर है। इसलिए डलहौजी बाबू अजमल खान ने लंदन में जाकर स्ट्रैटेजी बनाई कि हम अंग्रेजों के खिलाफ 31 मई 1857 को विद्रोह करेंगे। लेकिन आप जानते हैं एक ऐसी घटना घटित हुई जो इस विद्रोह का
तत्कालिक कारण बन गई, इमीडिएट कॉज बन गई। एक ऐसी घटना घटित हुई जो इस विद्रोह के होने का तत्कालिक कारण बनी। दोस्तों आप जानते होंगे 1857 तक ब्रिटिश आर्मी में एक लकड़ी की बंदूक का इस्तेमाल किया जाता था जिसे ब्राउन बेस कहा जाता था। ये एक वुडन राइफल हुआ करती थी, एक लकड़ी की बंदूक हुआ करती थी। लेकिन ब्रिटिश आर्मी में सुधार करने के लिए, रिफॉर्म्स करने के लिए दिसंबर 1856 को ब्रिटिश आर्मी में एक नई राइफल इंप्लीमेंट की गई जिसे इनफील्ड राइफल कहा जाता था। और ध्यान रखेंगे ये जो इनफील्ड राइफल थी ये एक लोहे की बंदूक थी और इसी इनफील्ड राइफल में जो डलने वाली बुलेट्स हुआ करती थी, कारतूस हुआ करते थे, उसका जो कार्ट्रिज था, उसका जो खोल था, वो गाय और सुअर की चर्बी से बना होता था जिसको खोलने का एक ही तरीका था दांतों से काटकर। इनिशियली तो इस बात का पता नहीं चला, लेकिन जब भारतीय सैनिकों को इसके बारे में खबर हुई कि उसके कारतूस के खोल में गाय और सुअर की चर्बी है, तो ध्यान रखेंगे 1857 की क्रांति की सबसे पहली घटना, फर्स्ट इंसिडेंट घटित हुआ 29 मार्च 1857 को। कहां पर? पश्चिम बंगाल के बैरकपुर कैंट में। पश्चिम बंगाल के बैरकपुर छावनी या बैरकपुर कैंट में 1857 की क्रांति की सबसे पहली घटना घटित हुई जब एक सैनिक जिसका नाम था मंगल पांडे, जब एक सैनिक जिसका नाम मंगल पांडे था जो कि 34वीं नेटिव इन्फेंट्री का सैनिक था, इस बटालियन का नाम था 34th नेटिव इन्फेंट्री। मंगल पांडे नाम के सैनिक ने पश्चिम बंगाल के बैरकपुर छावनी में इन चर्बी युक्त कारतूसों का इस्तेमाल करने से मना कर दिया। पूरी तरीके से विद्रोह कर दिया कि मैं इन चर्बी युक्त कारतूसों का इस्तेमाल नहीं करूंगा, क्योंकि जहां हिंदुओं के लिए गाय की चर्बी का इस्तेमाल पूरी तरीके से वर्जित था, वहीं दूसरी तरफ नापाक की सुअर की चर्बी के लिए मुसलमानों के लिए। दोस्तों आप कह सकते हैं कि 1857 की क्रांति भारत में अंतिम घटना थी, भारत में हिंदू और मुसलमान साथ में मिलकर अंग्रेजों के खिलाफ लड़े थे, क्योंकि इसके बाद हिंदू और मुसलमानों को हमेशा सामने ही देखा गया है। और हमारे देश में तो राजनीति ही किस नाम पर होती है, हिंदू और मुसलमानों को आपस में बांट कर ही हमारे देश में राजनीति खेली जाती है। जितना नतीजा आपको देखने को मिलेगा, जो काम पहले अंग्रेजों ने किया और जिसमें वो बाखूबी सफल हुए, वही काम आजादी के बाद से अभी तक हमारी सरकार करती है, सियासत करने के लिए, राजनीति करने के लिए। तो मंगल पांडे नाम के एक सैनिक ने इन चर्बी युक्त कारतूसों, मंगल पांडे नाम के एक सैनिक ने जो कि 34वीं नेटिव इन्फेंट्री का सैनिक हुआ करता था, आप जानते हैं, उसने इन चर्बी युक्त कारतूसों का इस्तेमाल करने से मना कर दिया। और जब उसके बटालियन के ही लेफ्टिनेंट ने उसके साथ जोर जबरदस्ती की उन चर्बी युक्त कारतूसों का इस्तेमाल करने के लिए, तो आप जानते हैं कि गुस्से में आकर मंगल पांडे ने अपने ही बटालियन के लेफ्टिनेंट बॉब की गोली मारकर हत्या कर दी। और जैसे ही मंगल पांडे के द्वारा अपने ही बटालियन के लेफ्टिनेंट की गोली मारकर हत्या कर दी गई, मंगल पांडे वाज अरेस्टेड, मंगल पांडे को तुरंत गिरफ्तार कर लिया गया और 8 अप्रैल 1857 को मंगल पांडे के विद्रोह को दबाकर ही वाज एग्जीक्यूटेड, मंगल पांडे को फांसी दी गई। मंगल पांडे को फांसी दी गई 8 अप्रैल 1857 को। मंगल पांडे को फांसी दी गई और इंडिविजुअली व्यक्तिगत तौर पर मंगल पांडे ने जो विद्रोह बैरकपुर छावनी में किया था उसको वहीं पर दबा दिया गया। लेकिन धीरे धीरे चर्बी युक्त कारतूसों की बात फैली और कहानी पहुंची मेरठ। अब कहानी पहुंची मेरठ और जो घटना और जैसा विद्रोह मंगल पांडे ने इंडिविजुअली 29 मार्च 1857 को किया था, बिल्कुल वैसी ही घटना 24 अप्रैल 1857 को घटित हुई मेरठ कैंट में। और ध्यान रखेंगे 24 अप्रैल 1857 को मेरठ कैंट के 99 सोल्जर्स ने, जो कि तीसरी नेटिव इन्फेंट्री के सैनिक थे, इनके द्वारा इन चर्बी युक्त कारतूसों का इस्तेमाल करने से इंकार कर दिया गया, मना कर दिया गया। सारे के सारे सैनिकों को गिरफ्तार कर लिया गया, अरेस्टेड, और 99 सैनिकों में से 85 सोल्जर्स को 85 सोल्जर्स को लाइफ टाइम इंप्रिजनमेंट या उम्र कैद की सजा दी गई। 99 सिपाहियों में से 85 सिपाहियों को उम्र कैद की सजा दे दी गई। और जब ऐसा हुआ तो आप जानते हैं फाइनली विद्रोह की शुरुआत जो डिसाइड हुई थी 31 मई से, ये 10 मई 1857 से ही उत्तर प्रदेश के मेरठ से शुरू हुई। मेरठ कैंट के सारे सिपाही कदम सिंह के नेतृत्व में अपने ही अधिकारियों पर गोलियां चलाते हुए निकल पड़े, जहां पर उन 85 सोल्जर्स को बंदी बनाया गया था, कैद किया गया था। जाकर उन 85 सोल्जर्स को छुड़ा लिया गया और आप अच्छी तरीके से जानते हैं उन 85 सोल्जर्स को छुड़ाकर 1857 की क्रांति की घोषणा कर दी गई 10 मई 1857 को ही। लेकिन सारे के सारे विद्रोही हाथों में मशाल लेकर निकल पड़े दिल्ली की तरफ, क्योंकि दिल्ली में भारत का मुगल बादशाह रहता था और ये बात सब जगह बतानी जरूरी थी कि विद्रोह की शुरुआत हो चुकी है। अगले ही दिन 11 मई 1857 को सारे के सारे विद्रोही पहुंचे दिल्ली के रेड फोर्ट, दिल्ली के लाल किले। और ध्यान रखेंगे यहीं पर इसी दिन इस विद्रोह का नेता भारत के मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर को बना दिया गया और बहादुर शाह जफर ने ही इस विद्रोह की कमान संभाली। सर आपके हिसाब से कौन सी सरकार बनेगी? बीजेपी भाई, सोचने की जरूरत नहीं है, सरकार भी बीजेपी बनाएगी भाई, इसमें कोई दो राय है ही नहीं। अभी आप देखना, अभी तो वोटिंग चल रही है, अभी जो ऐसे चल रहा है ना, अभी जो आपको ऐसे चल रहा होगा या अभी आपको अगर कहीं कहीं ऐसा दिख रहा होगा तो देखना धीरे धीरे वैसे हो जाएगा। हिंदुस्तान की जनता, आपको पता नहीं है ना, आपको पता है ना, जब हिंदुस्तान की जनता किसी को फॉलो करती है तो भाई साहब आंख बंद करके करती है। सर अगर बीजेपी ने जीता तो देश का क्या होगा? देश की जनता को जो चाहिए वही होगा मेरे भाई। भारत की, हमारे देश की जनता है ना, अगर हमारे देश की जनता वही चाहती है अपने लिए जो सदियों से करती आई है, तो फिर उसमें दिक्कत क्या है? होने दीजिए। वैसे भी आपको पता है ना, सदियों से हमारे देश के लोगों को गुलामी में रहने की आदत है, तो अगर गुलामी ही चाहिए तो उसमें दिक्कत क्या है? कोई बात नहीं, होने दीजिए, क्या फर्क पड़ता है? सरकार बीजेपी की बनेगी, आप देखिएगा। चलिए 1857 की क्रांति का नेता लीडर बहादुर शाह जफर को बना दिया गया। बहादुर शाह जफर और बहादुर शाह जफर के सेनापति बख्त खान ने दिल्ली में विद्रोह का नेतृत्व किया, लेकिन ध्यान रखेंगे बहादुर शाह जफर को गिरफ्तार कर लिया गया। ही वाज अरेस्टेड बाय निकलसन एंड हडसन। निकलसन और हडसन नामक दो अंग्रेज अधिकारियों के द्वारा बहादुर शाह जफर को अरेस्ट कर लिया गया, बहादुर शाह जफर को गिरफ्तार कर लिया गया। सर बीजेपी लीडिंग बट नॉट एज एक्सपेक्टेशन। मैंने कहा ना आपसे, आप चिंता क्यों कर रहे हैं? आपको चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है, ठीक है? मुझे पूरा भरोसा है और मुझे पूरी उम्मीद है बीजेपी से कि शाम होते होते 400 पार का खेल हो जाएगा। मुझे पूरी उम्मीद है अब की बार 400 पार की कहानी होने वाली है। तभी तो भारत के लिए अगले 5 साल तक स्वर्णिम युग की शुरुआत होगी, जो देश की जनता चाहती है अपने लिए। 2026 से लेकर 2029 तक के 5 साल ऐतिहासिक होने वाले हैं। ये तो बीजेपी ने पहले क्लियर कर दिया था बदलावों का कार्यकाल। सब देखिएगा अगले 5 साल भारत के लिए स्वर्णिम युग साबित होंगे अगर आज बीजेपी की सरकार बनती है, जो कि लगभग तय है कि बनेगी। और फिर देखिएगा अगले 5 साल बिल्कुल वैसे ही होंगे जैसे तब हुआ करते थे, जब लॉर्ड लिटन और लॉर्ड कर्जन जैसे लोग भारत के वाइसराय हुआ करते थे। चलिए एनीवेज, बहादुर शाह जफर को गिरफ्तार कर लिया गया निकलसन और हडसन के द्वारा। और ध्यान रखेंगे निकलसन और हडसन के द्वारा बहादुर शाह जफर को दिल्ली के हुमायूं टूम या हुमायूं के मकबरे से, सर हमारे देश की जनता बेवकूफ बन के रहना चाहती है, चाहती नहीं है, वो बेवकूफ है। कोई भी इंसान बेवकूफ बनने क्यों रहना चाहेगा?
यार हमारी देश की जनता बेवकूफ है एक्चुअली, आज से नहीं है, हजारों साल से। 1000 साल पहले भी थी मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में भी थी, 500 साल पहले भी थी मुगलों के शासनकाल में, 200 साल पहले भी थी अंग्रेजों के शासनकाल में, 75 साल पहले भी थी, आजादी के टाइम पर आज भी है। देश की जनता हमेशा वैसी ही है मेरे भाई जैसी थी। हमारे देश के लोगों को अपने भले और बुरे के बारे में अगर पता होता तो आप जानते हैं हमारे देश में बेरोजगारी और गरीबी कैसे क्यों होता। हमारे देश में आज भी ज्यादातर लोग वही है जो कुछ कर खाना नहीं चाहते हैं। आप लोग तैयारी करते हैं, आप लोग पढ़ाई करते हैं क्योंकि आप लोग चाहते हैं प्रतिष्ठित सरकारी नौकरी। आप ही जैसे युवा, आप ही के भाई बंधु, आप ही के दोस्त सखा मित्र, आप ही के गांव में, आपके ही कस्बों में आप देखते होंगे वो पूरा दिन कुछ नहीं करते, कुछ नहीं करते पूरा दिन। कहीं पर भंडारा चल रहा है आज, तो आज वो भंडारे में आपको भोजन वितरित करते नजर आएंगे। कल किसी नेताजी की रैली निकल रही होगी तो नेताजी के आसपास जाकर सेल्फी खींचते नजर आएंगे और फेसबुक पे पोस्ट डालेंगे कि कल माननीय विधायक जी का सानिध्य प्राप्त हुआ, उनके साथ बिताए गए कुछ सुनहरे पल। ये उनका कैप्शन होगा जब वो अपनी पोस्ट डालेंगे, अपनी सेल्फी डालेंगे। आप जानते हैं कि हमारे देश में ज्यादातर लोग भाई है ना बेकार है। आप लोग बहुत अच्छे हैं कि आप पढ़े लिखे हैं, तैयारी कर रहे हैं, कल को आपको गवर्नमेंट जॉब मिलेगी, कल को आप एक प्रतिष्ठित है ना सरकारी मुलाजिम बनेंगे और हम आपसे ये उम्मीद करते हैं कि आप जिस भी पद पर होंगे उस पद के साथ आप जरूर न्याय करेंगे, जरूर जस्टिस करेंगे। हमारी उम्मीद तो ये है ना, लेकिन ऐसा करने वालों की संख्या बहुत कम है, बहुत कम। ज्यादातर देश के युवा अभी भी बेकार घूमते हैं, बेकार घूमते हैं, जो कुछ कर नहीं खाना चाहते हैं। क्या करेंगे आप बताइए? अपना फलसफा तो सिंपल सा है ना, जितने भी लोगों को हम पढ़ाते हैं, हम टीच करते हैं, हमारा कर्तव्य बनता है, हमारा धर्म बनता है, हमारी जिम्मेदारी बनती है ना कि हम लोग आप लोगों को ये बताने की कोशिश करें क्या सही है और क्या गलत, आपके लिए, देश के लिए, हम सब के लिए। वी डोंट नीड एनीथिंग फ्री, ओनली वांट एजुकेशन, हेल्थ केयर एंड जस्टिस फ्री। बाकी कोई बात नहीं, जो भी होगा शाम तक पता चल जाएगा। सरकार किसी की भी हो, हमारी शुभकामनाएं सबके साथ है और हम यही दुआ करेंगे आने वाले 5 साल हमारे देश के लिए कुछ बेहतर हो, कुछ बेहतर हो। समझ गए बात? बहादुर शाह जफर को हुमायूं के मकबरे से गिरफ्तार कर लिया गया और लेकिन ही वाज सेंट टू रंगून बर्मा, इसे बर्मा के रंगून भेज दिया गया। बहादुर शाह जफर वाज सेंट टू रंगून बर्मा, इसे बर्मा के रंगून भेज दिया गया और भारत में औपचारिक घोषणा कर दी गई कि अब भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी का प्रशासन नहीं बल्कि महारानी विक्टोरिया का शासन चलेगा और भारत का शासन कंपनी के हाथों से लेकर सीधे ब्रिटिश क्राउन या सीधे ब्रिटेन के ताज को सौंप दिया गया। और यहीं से शुरुआत हुई भारत में क्राउन रूल या ब्रिटेन के ताज के शासन की। लेकिन क्योंकि 1857 की क्रांति की थी और सब जगहों पर ये संदेश नहीं पहुंचा था, इसलिए जैसे जैसे बात फैलती रही, जैसे जैसे संदेश पहुंचता रहा, वैसे वैसे अलग अलग जगहों पर क्रांतियां हुई, लेकिन क्योंकि एक साथ नहीं हुई इसलिए अंग्रेजों को मौका मिल गया उसे नियंत्रित करने का और ये एक बहुत बड़ा रीजन रहा जिसकी वजह से 1857 की क्रांति पूरी तरीके से विफल हुई थी, फेल हुई थी। सर आप किसी के सपोर्टर नहीं बनो, आप टीचर क्या है, क्या लिखना समझ नहीं आया भाई। मुझे क्या जरूरत है भाई किसी का प्रचार करने की और किसी की बुराई करने की? मुझे दायित्व सौंपा गया है आपको शिक्षित करने का, वही मैं काम करता हूँ डेली रोज। अब हम बात करेंगे वो प्लेसेस जहां पर विद्रोह हुए। मेगा टेबल विक्ट्री कॉलम्स, सबसे पहले में लिखिए प्लेस यानी कि स्थान, दूसरे में लिखेंगे रिवोल्ट बाय यानी कि विद्रोही, और तीसरे में लिखेंगे रिवोल्ट कंट्रोल्ड बाय या विद्रोह को नियंत्रित करने वाला। सबसे पहले प्लेस यानी कि स्थान, उसके बाद विद्रोह करने वाला और विद्रोह को नियंत्रित करने वाला। सर क्या आज बैच 6 की लास्ट क्लास है? जी हाँ बिल्कुल, इसके बाद हम इंडिया फ्रीडम स्ट्रगल स्टार्ट करेंगे जो कि आपके बैच में ऑलरेडी हो चुका है। सर बैठ कर पानी पिया कीजिए, आप बिल्कुल ठीक है, लेकिन मैं क्या करूं यार, सुबह से लेकर शाम तक बस खड़े रहकर पढ़ाते ही रहना होता है, अभी मेरे आसपास बैठने की जगह नहीं है, बड़ी विडंबना है, मजबूरी हो जाती है। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला प्लेस लिख लीजिए मेरठ। मेरठ से विद्रोह का नेतृत्व करने वाला करम सिंह, जिसे नियंत्रित किया कॉलिन कैम्पबेल ने, याद कीजिए ब्रिटिश आर्मी चीफ कॉलिन कैम्पबेल। नेक्स्ट प्लेस दिल्ली, दिल्ली से विद्रोह करने वाला मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर और बहादुर शाह जफर का सेनापति बख्त खान, कंट्रोल्ड बाय निकलसन एंड हडसन, निकलसन और हडसन के द्वारा नियंत्रित किया गया। नेक्स्ट अंबाला, अंबाला से विद्रोह करने वाला यानी कि हरियाणा राव तुलाराम, कंट्रोल्ड बाय निकलसन एंड हडसन। अगला प्लेस मथुरा, मथुरा से विद्रोह करने वाला देवी सिंह, कंट्रोल्ड बाय कॉलिन कैम्पबेल। कानपुर, कानपुर से विद्रोह करने वाले नाना साहब जिनका वास्तविक नाम धोंदू पंत था और इन्हीं के सेनापति तात्या टोपे जिनका वास्तविक नाम रामचंद्र पांडुरंग था। कानपुर के नाना साहब, कानपुर के नाना साहब जिनका वास्तविक नाम था धोंदू पंत और उन्हीं के सेनापति तात्या टोपे जिनका वास्तविक नाम था रामचंद्र पांडुरंग। कंट्रोल्ड बाय कॉलिन कैम्पबेल। नेक्स्ट लखनऊ, लखनऊ से विद्रोह किया वाजिद अली शाह की पत्नी बेगम हजरत महल ने, कंट्रोल्ड बाय कॉलिन कैम्पबेल। नेक्स्ट प्लेस लिखेंगे झांसी, झांसी से विद्रोह करने वाली रानी लक्ष्मीबाई, कंट्रोल्ड बाय कैप्टन यूरोस, कैप्टन यूरोस। नेक्स्ट इलाहाबाद, विद्रोह करने वाले लियाकत अली, कंट्रोल्ड बाय कर्नल नील। नेक्स्ट फैजाबाद से विद्रोह करने वाले मौलवी अहमदुल्ला, कंट्रोल्ड बाय जनरल रेनाड, कंट्रोल्ड बाय जनरल रेनाड। नेक्स्ट प्लेस लिखेंगे गोरखपुर, गोरखपुर से विद्रोह करने वाला गजोधर सिंह, कंट्रोल्ड बाय जनरल रेनाड। जगदीशपुर बिहार, विद्रोह करने वाले कुंवर सिंह, कंट्रोल्ड बाय विलियम टेलर एंड विंसेंट डायर। और लास्ट प्लेस लिखिए बरेली, बरेली से विद्रोह करने वाला खान बहादुर, बरेली से विद्रोह करने वाला खान बहादुर, कंट्रोल्ड बाय विंसेंट डायर, कंट्रोल्ड बाय विंसेंट आयर। ये सारे कुछ महत्वपूर्ण स्थान थे जहां पर 1857 की क्रांति के दौरान विद्रोह हुए। इन लोगों के द्वारा किए गए और इन ब्रिटिश अधिकारियों के द्वारा उन्हें नियंत्रित कर लिया गया। चलिए जी, यहाँ पर 1857 की क्रांति समाप्त होती है और बैच 6 आपका सिलेबस भी समाप्त होता है। बाकी लोगों के साथ अगली क्लास में मिलेंगे। थैंक यू वेरी मच।